Yes, you must have understood who I mean. The reason behind this gathering, the backbone of this institution, the one and only, the director of Scholar School and College, Sir Sayyid Salahuddin Shah sir. Please come and spread fragrance through your precious words. Please sir, you all are requested to big hand standing at your places. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम उस खैरुल बशर पर कि जिसने मुअल्लिम होने पर फ़ख्र महसूस किया। सबसे पहले तो मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान करामी, खुसूसन अपने अंकल सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब, अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद अंसर एजाज साहिब, मोहतरम सुलेमान साहिब, मोहतरम लतीफ़ साहिब, मलक अमानुल्लाह गुंजाल साहिब, सईद सयाल साहिब, मेरे बड़े भाईजान सईद मुनीरुद्दीन शाह साहिब, मोहतरम अदनान शरीफ साहिब, जावेद आसिफ साहिब, शफ़ीक साहिब, और जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी स्कॉलर्स की टीम, मेरे सेकंड ईयर, ओल्ड सेकंड ईयर के स्टूडेंट और मौजूदा सेकंड ईयर के स्टूडेंट, चूँकि वो भी इस महफ़िल के गेस्ट्स हैं, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग इस महफ़िल की जीनत बने और हमारी इज़्ज़त अफजाई की। स्कॉलर्स 2010 से हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। आज 2021 है। 11 साल बीत गए। 11 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने कैसे काम किया, हमने कैसे पढ़ाया, ये आज का पिंडाल, आज के मेरे स्टूडेंट्स ये बता भी रहे हैं, ये इस बात के गवाह भी हैं और आईना भी हैं, अक्कास भी हैं। आज मैं अपने गुज़िश्ता सफ़र को नहीं बताऊंगा, आपके साथ ज़िक्र नहीं करूंगा। आज के जो इम्पोर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सेकंड ईयर के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनकी नसीहत के लिए कुछ बातें करूंगा। वो ये नसीहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उससे पहले मैं 2 वाक़यात अपने ऑफ़िस के वाक़यात में बयान कर दूं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि आज की स्पीच की ज़रूरत क्या है। मैंने आज से तकरीबन 1 माह पहले अपने जो सेकंड ईयर के टॉपर्स बच्चे थे, 8 से 10 बच्चे थे जिनके मैट्रिक में 1000 से अबव मार्क्स हैं, उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि बच्चों, आप लोग क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। उसमें से कुछ ने डॉक्टर्स का वर्ड यूज़ किया, कुछ ने इंजीनियर का वर्ड यूज़ किया, एक ने आर्मी में एनरोलमेंट एज अ कमीशन अफसर का जिक्र किया। बस ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने अगला सवाल पूछा कि भाई आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कैप्टन बनना चाहते हैं, तो आप क्यों बनना चाहते हैं, वाई। अक्सर का आंसर क्या था, अभी बच्चे बैठे हैं और आगे आने वालों के भी यही आंसर्स होंगे। वो आंसर क्या था, एक का आंसर था इसलिए कि अम्मी अब्बू कहते हैं, एक का आंसर ये था कि बस मैं बनना चाहता हूँ। वो जो बनना चाहता था, भाई मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, अच्छा आपने डॉक्टर बनना है तो आपने क्या डॉक्टर की लाइफ को स्टडी किया है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा आपको डॉक्टर्स के कोई नाम आते हैं? उसने 3 से 4 नाम बयान किए जिनके पास वो एज अ पेशेंट गया था। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि क्या फिर आप कभी कोई पेशेंट आपके सामने हो, उसकी तीमारदारी करने में आपको मज़ा आता है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या वजह है, क्या आपने डॉक्टर के साथ कुछ ज़िंदगी गुजारी है? नहीं। फिर क्या वजह है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? फिर अभी रिसेंटली परसों की बात है या 1 दिन पहले की बात है, ज़ीशान बेटा सेकंड ईयर का, वो बेटा आया अपने बड़े भाई के साथ। पहली बात तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि वो बेटा मैट्रिक में 70 to 80% मार्क्स वाला बच्चा था। इंशाल्लाह वो FSC के अंदर भी अपने मैट्रिक के नंबर्स को क्रॉस करेगा। दूसरी बात है, उस बेटे के भाई ने बात बताई कि ये हमारे ख़ानदान, पूरे ख़ानदान में से पहला बच्चा होगा जो FSC करेगा।
फिर वो ये कह रहे थे कि भाई हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमने क्या करना है। अब उस बेटे से मैंने पूछा कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा इंजीनियर क्यों? उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा अच्छा चलो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर्स की भी बेतहाशा फील्ड्स हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम फील्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं। मैकेनिकल का एनवायरनमेंट जो है वो सिविल के एनवायरनमेंट से यकसर मुख्तलिफ है। नाम दोनों का इंजीनियर है लेकिन दोनों का बिल्कुल कुछ और चीज़ें हैं दोनों। तो क्या आपको पता है कि होता क्या है? उसका बस इतना था सर, उसका बस बनना चाहता है। अच्छा फिर वो नेक्स्ट बात ज़्यादा कुरेदने से बात पता चली। उसने कहा कि मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि इंजीनियर की इज्जत ज़्यादा होती है, ये उसने बात कही है। बल्कि ये दो वाक़यात बताने का मकसद था, मैं तमहीद थी कि मेरी जो आज की स्पीच है वो क्यों ज़रूरी है। मेरे तमाम बेटों के लिए ज़रूरी है, ना सिर्फ मेरे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बल्कि आने वाले बच्चों के लिए भी, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे मेरे बहुत सारे बच्चे दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए ये स्पीच ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं समझता हूँ आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आपके दिलों में होना चाहिए, वो दिलों में होना चाहिए, वो ये है कि अभी आपकी मेहनत का सिलसिला या आपकी कोशिशों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो एक लतीफ़ा है, एक डॉक्टर था, डॉक्टर बन रहा था, उसने कहा था मुझे वो उस्ताद ढूंढ दें जो कहते थे बस FSC तक मुश्किल है, उसके बाद सब कुछ आसान है। मुझे वो उस्ताद ढूंढ दें, मुझे उस्ताद ढूंढ दें। ये तो आगे जितना और चलते जाएं और मुश्किल होता जाता है, वगैरह वगैरह। तो भाई जो मेहनत का सिलसिला है, जो आपकी कोशिशों का सिलसिला है, वो अभी रुका नहीं है। एटलीस्ट आप लोग अभी ज़िंदगी के 18वें-20वें साल के अंदर हैं। ज़िंदगी के 40 साल तक की जो ज़िंदगी है ये सारी जोहद मुसलसल का नाम है, ये सारी मुसलसल फाइट करने का नाम है। इस मुसलसल कोशिश के अंदर कभी नशेब आएंगे, कभी फराज आएंगे, कभी आप बिल्कुल मायूसी की तरफ जा रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे। ऐसी परेशान कुन हालत के अंदर, मायूसी की हालत के अंदर एक शेर याद कर लीजिएगा, आपको बातें याद आ जाएंगी, आपका दिल मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। वो शेर क्या है? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। आप उकाब हैं, आप इकबाल के शाहीन हैं, जैसे मलक फारूक उतराज साहब ने फरमाया। आप सब अपने आप को इकबाल के शाहीन समझें। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फिर क्या होगा कि जब आप उस मुश्किल सिचुएशन से आप जबरदस्त तरीके से फाइट करते हुए निकलेंगे तो आप देखेंगे उस दौर के बाद कि वो जो मुश्किल सिचुएशन थी वो आपको तोड़ने के लिए नहीं आई थी, वो तो आपको मजबूत करने के लिए आई थी, आपको तो और स्ट्रॉन्ग कर गई, आपकी सलाहियतों को बढ़ा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरे अली बेटे ने अभी बात की कि ये कोरोना का सीजन आया, कोरोना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन यकीन माने इस कोरोना ने हमें पढ़ाना भी सिखा दिया और हमारी अंदर जो छुपी बहुत सारी सलाहियतें थी, मेरे असातिज़ा की सलाहियतें थी। हम कभी भी YouTube के ऊपर 400 लेक्चर्स हमारे असातिज़ा कभी भी अपलोड ना कर पाते। ये भी हमारा खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे असातिज़ा कैसे पढ़ाते हैं आप हमारे असातिज़ा को YouTube के ऊपर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन हर बंदा चेक कर सकता है। तो हम ये काम कभी भी ना कर पाते अगर कोरोना ना आता, ये मुश्किल दौर ना आता। तो ये मुश्किल दौर गुजरने के बाद मैं समझता हूँ कि हम लोग पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं, हमारी सलाहियतों में इजाफा हुआ है। तो आपके साथ भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, बस उसी शेर को याद रखना है। दूसरी बात, कामयाबी का गैस, कामयाबी का तावीज़। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं 2 पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। एक यही जोहदे मुसलसल फाइट करनी है, रुकना नहीं है। नशेब व फराज आते रहेंगे, रुकना नहीं है। और दूसरी बात है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना बल्कि पुरुमीद रहना है। यकीन भी यही रखना है कि अल्लाह कभी किसी की मेहनत को रायगान नहीं जाने देते। आपको आपकी मेहनत का रिवार्ड मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा। वक्ती तौर पर अगर प्लस माइनस होता रहे तो उससे परेशान नहीं होना। ये 2 बातें अगर आपने अपने पास रखी, जोहदे मुसलसल
और अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन कि अल्लाह आपकी मेहनत को रंग लगाएगा, तो देखिएगा ज़िंदगी अभी तो शुरू हुई है आपकी। ये तो वो मरने के वक्त आपको पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो आप यकीनन जब एंड पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक कामयाब इंसान हैं। फोर्थ बात, आप लोगों ने 10th क्लास में पहुंच गए हैं और इसके अलावा मेरे FSC वाले सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो 12 साल यानी सेकेंड ईयर क्लास में पहुंच गए हैं। आपने ये 12 साल तालीम जो है वो कमो बेश 15 सालों में हासिल की है। यकीनन आपने इतना जो टाइम लगाया है एजुकेशन पर, आप एजुकेशनल कैरियर बनाना चाहते थे, ऐसा ही है ना? मैं सही कह रहा हूं ना बेटो? आप एजुकेशनल कैरियर के लिए आपने इतना अर्सा पढ़ाई की है। अगर आप एजुकेशनल कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको मजीद 4 इयर्स तालीम हासिल करनी होगी। आपकी एजुकेशन 16 इयर्स होनी ज़रूरी है। BS ऑनर्स करना ज़रूरी है, इस बात को याद रखें। जिनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, वो तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और जिनके वालिदैन नहीं पढ़ा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करें? पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने आपको मुकम्मल बनाया है, अल्लाह ने आपको नामुकम्मल नहीं बनाया। यू कैन डू, आप कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आपके लिए शुरू से ही वो वाली तुंदी बाद मुखालिफ आ रही है जो आपकी सलाहियतों में ज़्यादा इजाफा करेगी इंशाल्लाह। आपको अगर वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी 16 इयर्स एजुकेशन लाजमन हासिल करनी है, चाहे आपको मजदूरी क्यों ना करनी पड़ जाए। 12 इयर्स एजुकेशन हासिल करने के बाद चाहे मजदूरी करनी पड़े, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगले 4 साल तालीमी कैरियर को मुकम्मल करना है। ये मजदूरी करना कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। मैंने कोई मुश्किल अल्फाज नहीं कह दिए। पहली बात है, मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा हुआ हूँ। मैट्रिक के बाद से भी मजदूरी की है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। मेरी बात फिर भी समझ ना आए तो बच्चों के लिए मैं उनकी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुना होगा कि मैट्रिक के बाद अक्सर लोग आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, आर्मी को ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, नेवी को ज्वाइन करते हैं। ये जो आर्म फोर्सेज की ट्रेनिंग है जो कम से कम 1 साल से 3 साल तक होती है, ये 1 से 3 साल की जो ट्रेनिंग है ये पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मजदूरी से भी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक पास वाला बच्चा जो है वो पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मजदूरी से भी मुश्किल काम कर सकता है। जब वो सारे कर सकते हैं एक आर्मी की 7 ग्रेड की जॉब को हासिल करने के लिए, तो आप अपने बुलंद मकसद की खातिर, एक आला मकसद की खातिर आप मजदूरी क्यों नहीं कर सकते? चाहे पार्ट टाइम एकेडमी पढ़ानी पड़े, चाहे किसी सेकंड टाइम किसी दुकान के ऊपर खड़ा होना पड़े, आपको अपनी 16 इयर्स एजुकेशन ज़रूर मुकम्मल करनी है इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट बात आती है प्रोफेशन का इंतखाब, कि सर हम प्रोफेशन कौन सा इंतखाब करें। प्रोफेशन के इंतखाब के अंदर पहला पॉइंट है सब्जेक्ट का इंतखाब करना, कि सब्जेक्ट हम आगे 16 इयर्स एजुकेशन में कौन सा रखें। बातें बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर तौर पे बयान कर देता हूँ। सब्जेक्ट वो नहीं रखना जो सब रखते हैं या सब कहते हैं कि वो सब्जेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, उसका स्कोप बहुत अच्छा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वो अच्छा है जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी समझ आपको अच्छी आती है, जिसके अंदर आप एटलीस्ट 90% मार्क्स ग्रेड सिक्योर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट अच्छा है। वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है जो सारी दुनिया कहती है। आजकल भी वैसे भी बेटा मुकाबले का दौर है, अगर आप 90% से कम लेते हैं आप आगे BS ऑनर्स के अंदर, अभी बेशक आपने कम नंबर ले लिए हैं कोई बात नहीं, अभी मुकाबला है बाकी है। अगली 16 ये जो 4 साल तालीम है उसके अंदर अगर आप 90% को क्रॉस कर जाते हैं किसी सो कॉल्ड आम से सब्जेक्ट के अंदर, तो आप एक खास मजमून वाले से ज़्यादा अच्छा आपका फ्यूचर होगा। तो आपने सब्जेक्ट वो चूज़ करना है जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, बेहतरीन काम कर सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। फिर प्रोफेशन की बात आती है। प्रोफेशन याद रखें, तमाम प्रोफेशन बेस्ट हैं और तमाम प्रोफेशन ही वर्स्ट हैं, तमाम प्रोफेशन ही बेहतरीन हैं। और इसके साथ ही दूसरी बात मैं कहूँगा, तमाम प्रोफेशन ही बदतरीन भी हैं। मैं उसकी एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल अपने प्रोफेशन से देता हूँ। टीचिंग का प्रोफेशन जो है, उस्ताद का प्रोफेशन जो है, आई थिंक इसलिए भी कि मैं टीचर हूँ और मुझे रिस्पेक्ट इसमें बहुत मिली है,
और इसलिए भी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुअल्लिम होने पर फ़ख्र महसूस किया उन्होंने। इसलिए मैं समझता हूँ कि टीचिंग इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बट ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं टीचर हूँ और मैं अपना काम बेहतरीन तरीके से ना करूं, जो काम मुझे असाइन किया जाए, बच्चों को पढ़ाने का काम असाइन किया जाए, वो मैं काम अच्छे तरीके से ना करूं, मैं हक अदा ना करूं, मैं पढ़ाऊं नहीं, मैं बच्चों के पास जाऊं, मेरी तैयारी ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर क्या ये प्रोफेशन बेस्ट होगा? नहीं, बल्कि मैं इस प्रोफेशन की बदनामी का बायस बन रहा हूँगा। तो भाई प्रोफेशन, हर प्रोफेशन ही बेस्ट भी हो सकता है, वर्स्ट भी हो सकता है। ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि वो प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट है या वो आपके लिए वर्स्ट है। हर काम ही बेस्ट है। फिर नेक्स्ट बात है, अपने आप को एक्सप्लोर करें। अल्लाह ने हर शख्स में कुछ ना कुछ सलाहियत मखसूस रखी है। देखें, आप जितने बैठे हैं, सिर्फ ये नहीं, दुनिया की अरबों की आबादी है, सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे पहले अरबों गुजर चुके हैं। सब में से कोई से दो शख्स बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने हर शख्स को यूनिक बनाया है। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वो देखने के लिहाज से यूनिक है? नहीं नहीं, सलाहियतों के लिहाज से भी यूनिक है। हर शख्स में अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं और वो अगर अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करेगा, अल्लाह ने जिस काम के लिए उसे बनाया है उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा तो बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर घोड़े से आप शिकार करने वाला काम ले लें, शेर से उड़ने वाला काम ले लें, शाहीन से आप दौड़ लगवा लें, तो क्या वो कामयाब होंगे? हालांकि वो अपने अपनी फील्ड के बादशाह लोग हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। क्यों? हर शख्स अपने जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप को देखें कि अल्लाह ने आपको किस लिए बनाया है, और उसके लिए मज़ीद 16 ईयर्स तक एजुकेशन मुकम्मल करें। अभी मैट्रिक FSC तक हम एक छोटे से माहौल में रहने वाले हैं, ठीक है। हम सिर्फ वही वाली बात है, वो बेटे ने जिसने कह दिया मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूँ कि इसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, उसके अलावा हमें बात पता ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट और भी प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने आप को एक्सप्लोर करें, खुद आगही अल्लाह करे आपको हासिल हो जाए। इसी बात पे मैं अपनी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे सेकंड ईयर के बच्चे, मेरे फर्स्ट ईयर के बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज से वाबस्ता जितने तुलबा और तालिबात हैं जो आज तक पढ़ के जा चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाए और आपको खुद आगाही अता फ़रमाए और ता हयात आप कामयाब रहें, दुनिया में भी आपकी कामयाब हो और अल्लाह करे आखिरत भी आपकी हसीन और कामयाब हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।